गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि भाषा स्वतंत्र भारत में भाषा नीति। हम शिक्षा की चुनौतियां हमने यूनिट प्रारंभ किया था जिसमें कि शिक्षा की चुनौतियों में सबसे पहली चुनौती है भाषा। तो भाषा को लेकर भारत में एक कहना चाहिए कि कुछ विवाद ही कहो या एक निश्चित नीति के निर्माण को लेकर हमेशा से प्रयास किए जाते रहे हैं कि कहीं एक निश्चित नीति का निर्धारण हो सके। तो इस कल हमने उसमें देखा था कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में भाषा का विकास किस तरह से हुआ था। आज हम देखने वाले स्वतंत्र भारत में भाषा नीति या भाषा का विकास किस तरह, मतलब भाषा नीति किस तरह से बनाई गई। इसमें सबसे पहला जो था हमारा, इसमें हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो कहा जाए कि स्वतंत्र भारत में भाषा नीति के निर्माण के लिए स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बार इस एक सही नीति, निश्चित नीति निर्माण करने के लिए सर्वेक्षण कार्य किया गया। इस सर्वे करके ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि कौन सी भाषा है जिसको कि हम भारत की संघ की भाषा का दर्जा दे सकते हैं। तो इस सर्वे के अनुसार कुछ बातें जो निकल कर आई, हम सबसे पहले उसके बारे में, क्योंकि एक नीति का निर्धारण को समझने से पहले हमें आवश्यक है कि हमें भाषा के विकास और उसके वर्तमान स्वरूप या स्तर तक को हमें समझना होगा। तो इसी नीति को इस सर्वे के आधार पर क्या चीज सामने आई, सबसे पहले हमें इसे समझना होगा। तो सबसे पहली बात जो इसमें निकल कर आई वह आई थी कि कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का मात्र 30% जो जनसंख्या है वह हिंदी भाषी, मात्र 30% हिंदी भाषी है। यानी कि कुल जनसंख्या के केवल 30% लोग थे जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे या हिंदी भाषी माने गए। उसके बाद में आता है कि केवल 1 लाख लोग जो थे। दूसरी बात जो निकल कर आई सर्वे में, 1 लाख लोग क्षेत्रीय भाषाओं के साथ में हिंदी में पारंगत थे। 1 लाख लोग क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी में पारंगत थे। हिंदी जानते थे, ठीक है ना। यानी कि 1 लाख लोग तुझे जो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ में हिंदी को भी बहुत अच्छे से बोल लेते थे या पारंगत थे। जैसे कि राजस्थान में लोग राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन हिंदी में पारंगत है, हिंदी में अच्छा, हिंदी में उनका कमांड है, अच्छे से बोल सकते हैं। तो ऐसा ही 1 लाख लोग थे जो कि क्षेत्रीय भाषा के साथ में हिंदी का प्रयोग करते थे। फिर 11% जनसंख्या जो थी, 11% लोग दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। ठीक है ना। दक्षिण भारतीय भाषाओं का 11% लोग जो थे वो दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। 6.98% जनसंख्या जो थी वह हिंदी के साथ में अन्य 2 भाषाओं को जानती थी। हिंदी के साथ अन्य 2 भाषाओं का ज्ञान रखते थे। ठीक है ना। मतलब कि 6.98% जो प्रतिशत लोग थे वो हिंदी के साथ में अन्य 2 भाषाओं की जानकारी भी वे लोग रखते थे। अगला जो और एक सर्वे में एक बात और निकल कर आई, उसमें ये थी कि मात्र 2% लोग अंग्रेजी जानते थे। ठीक है ना। यानी कि अगर हम सर्वे देखें, अगर इस सर्वे को अगर हम ध्यान से देखते हैं
तो निश्चित है यहाँ पर 30% लोग जो हिंदी को जानते थे, ये 1 लाख लोग थे जो हिंदी को जानते थे। यहाँ पर फिर बाद में ये 6% लोग थे जो कि हिंदी के साथ अन्य भाषाओं को भी उपयोग में लेते थे। अर्थात कि इस सर्वे के आधार पर अगर देखें तो हिंदी को सर्वाधिक लोग बोलते और जानते थे। लेकिन इस सर्वे के साथ कुछ समस्याएं सामने निकल कर आई कि अब भाषा नीति का निर्माण करते समय क्या समस्या मतलब सामने कैसे कि भाषा नीति का निर्माण करते समय हम किस बात को ध्यान में रखें, किस भाषा को हम महत्वपूर्ण मानते हुए उसको सभी आम जनता की भाषा के रूप में स्थान दें। तो कुछ समस्याएं सामने आई। वो समस्याएं कौन सी थी? सबसे पहला था कि किस भाषा को राष्ट्रीय मतलब यहाँ था कि शिक्षा के क्षेत्र में किस भाषा को महत्व दिया जाए, किस भाषा को स्थान दिया जाए, भाषा को माध्यम बनाया जाए, है ना। शिक्षा के क्षेत्र में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, ठीक है ना। सबसे पहली समस्या तो ये आई क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य था और समाज के विकास, देश के विकास के लिए अनिवार्य था कि हर जन को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा हर व्यक्ति के लिए शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे थे। तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि शिक्षा का स्वरूप भी एक ही होना चाहिए। जब एक होगा तभी संपूर्ण राष्ट्र विकास के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। तो इसके लिए अनिवार्य था कि शिक्षा एक भाषा में दी जाए जो कि हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता हो। तो सबसे पहली समस्या यह आई कि कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम के रूप में चुना जाए। दूसरी बात है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए। मातृ भाषा व क्षेत्रीय भाषा में समन्वय कैसे हो, क्योंकि इनका समन्वय होना भी जरूरी है। अगर हम कहते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने की अनुमति है, फिर वहां मातृभाषा का भी आता है, तो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में भी अंतर पाया जाता है। तो ऐसे में कैसे इनमें भी तालमेल हो सकता हो, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा हमारी कुछ और मातृभाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा हाँ और मातृभाषा हिंदी के रूप में उपयोग कर रहे हैं या क्षेत्रीय भाषा हमारी हिंदी और मातृभाषा कुछ, तो ऐसे में उनका तालमेल कैसे बैठे या उनमें आपस में कैसे समन्वय हो, ये एक समस्या थी। दूसरी बात थी राष्ट्रभाषा हिंदी का शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार स्थान निर्धारित किया जाए, ठीक है ना। हिंदी का शैक्षिक क्षेत्र में स्थान कैसे निर्धारित हो, ठीक है ना, कि शैक्षिक क्षेत्र में हिंदी का जो है शैक्षिक क्षेत्र में कैसे स्थान निर्धारित हो। यहाँ पर था कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी भाषा माध्यम कैसे हिंदी बनाया जाए, और यहाँ पर था कि उसको एक स्थान, क्योंकि एक निश्चित स्थान उसका होना बहुत जरूरी है। तो स्थान यानी कि एक पद उसको मिलना अनिवार्य था, तो उसको कैसे निर्धारित किया जाए, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर अंग्रेजी व शास्त्रीय भाषाओं को किस प्रकार से अध्ययन क्षेत्र में लाया जाए। अंग्रेजी व शास्त्रीय भाषाओं को किस प्रकार अध्ययन क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र में लिया जाए।
यानी कि इन्हें शिक्षा के क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र यानी कि एक विषय के रूप में या शिक्षण प्रक्रिया के अंदर इनको किस प्रकार से स्थान दिया जाए या इनका स्वरूप निर्धारित किया जाए, ये भी एक समस्या थी। जैसे शास्त्रीय भाषा में आप संस्कृत कह सकते हो, संस्कृत को किस स्थान पे, क्योंकि संस्कृत को हम लोग, संस्कृत जो कि हमारी अपनी मूल भाषा थी, हमारे प्राचीन समस्त साहित्य संस्कृत में थे, हमारे प्राचीन काल में हिंदी की बोलचाल, हमारी आम बोलचाल की भाषा भी हिंदी संस्कृत थी, लेकिन हम लोग उससे इतने दूर आ चुके थे कि उस शास्त्रीय भाषा को भी एक तरह से, वो शास्त्रीय भाषा को, उसको भी हमें किस तरह से एक स्थान दिया जा सकता है या शिक्षा में किस प्रकार से उसको एक निश्चित स्थान उसको मिल सके या अध्ययन के लिए कैसे, किस प्रकार से उनके स्वरूप को निर्धारित किया जाए, यह भी एक बड़ी समस्या थी। उसके बाद जो सीधे विभिन्न स्तरों पे कितनी भाषाओं का शिक्षण कार्य किया जाए, विभिन्न स्तरों पर कितनी भाषाओं की शिक्षा, यानी कि कितनी भाषाओं की शिक्षा बालकों को प्रदान की जानी चाहिए। इस चीज का भी यहाँ पर एक समस्या थी, वह भी एक समस्या निकल कर आई कि एक ही से भाषा का ज्ञान कराया जाए, दो भाषा का, तीन भाषा का, कितनी भाषाओं का ज्ञान कराया जाए, ये भी एक समस्या थी या ये भी एक बड़ा प्रश्न था। और अंतिम जो थी इसमें विभिन्न भाषाओं के शिक्षण स्तर पर मतलब निर्धारित किया जाए कि शिक्षण स्तर पर जो है कितनी भाषाओं का निर्धारण होना चाहिए, किस प्रकार से उनके विभिन्न स्तरों पर जो है भाषा शिक्षण की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर भी इन्होंने बल दिया या इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो समस्या थी ये सामने निकल। अब जब ये समस्याएं सामने थी, सर्वे हुआ, सर्वे होने के बाद ये कुछ समस्याएं सामने आई कि क्या किस तरह से भाषा को एक जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती थी भाषा कि कौन सी भाषा को इसमें स्थान बल दिया जाए या जिसके माध्यम से एक शिक्षा की जो है वह गति निरंतर रूप से प्रवाहित हो सके और हर व्यक्ति को शिक्षा सरलता से, सुगमता से प्राप्त हो सके और हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके, कि उसके लिए एक अलग भाषा ना हो, क्योंकि मातृभाषा या अपनी ही भाषा में शिक्षा देने पर बार बार बल दिया जाता है कि उस भाषा में शिक्षा दी जाए या उस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए जिससे कि बालक सुगमता सरलता से समझ सके। तो इसी आधार पर कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ उसके बाद में संविधान निर्माताओं ने इसके लिए एक संविधान में ये एक क्लॉज डाला या संविधान में धारा 244 के अंतर्गत ये कहा गया कि भाषा संबंधी जो है इनमें आयोगों का जो गठन केंद्र सरकार या सरकार के द्वारा किया जा सकता है जिससे कि एक निश्चित रूपरेखा को तैयार किया जाए। लेकिन इसके साथ ही संविधान में है कि संविधान में ही पहली बार हिंदी को भारत संघ की भाषा, संविधान में ये बात स्पष्ट कही गई कि भारत संघ की भाषा, भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, ठीक है ना। यानी कि हिंदी को भारतीय संविधान के माध्यम से संविधान ने हिंदी को देवनागरी लिपि के साथ में हिंदी को भारत संघ की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई, जिसमें कि भारत की राज्य भाषा है वो हिंदी को स्थान दिया गया। फिर संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक, है ना। यहाँ पर दूसरी एक बात और कही गई थी, संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक राजकीय कार्य अंग्रेजी में किए जा
सकेंगे, क्योंकि एकदम से भाषा को बदलना आसान नहीं था। इसीलिए 15 वर्ष तक अंग्रेजी में राजकीय कार्य किए जाने की अनुमति प्रदान की गई। लेकिन फिर यहीं पर बात आई कि जब एक सही नीति निर्धारित करने के लिए विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई और इन आयोगों के द्वारा विभिन्न संस्तुतियां प्रस्तुत की गई, जिसके बारे में हम कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज की बात हम यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी ये बात समझ में आई होगी। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले। घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहली बात तो निकले ही नहीं। अगर निकलना बहुत अधिक आवश्यक है तो घर से निकल रहे हैं तो मुंह पर डबल मास्क लगा के निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।